अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 67 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में आप लोगों को करवा रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम 5th पार्ट यानी कि 3.5 से बेटे स्टार्ट लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3.5। ठीक है, 3.5 से हम शुरू करेंगे। अब शुरू करते हैं। इज द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। कोई भी सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो वो यूनिफॉर्म होता है या वो एक्सेलरेटेड होता है। ये चीज़ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, इसको बताओगे आप लोग। तो आप सिंपल यहाँ से बताओगे कि द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एक्सेलरेटेड डिस्पाइट इट्स कांस्टेंट ऑर्बिटल स्पीड। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था ना कि यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेटेड है, तो बेटे राइट आंसर क्या होगा कि द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एक्सेलरेटेड। वो एक्सेलरेटेड है, नो डाउट कि वो उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद हम क्या कहेंगे, इट इज़ एक्सेलरेटेड। क्यों, वाई? ये आपने जितने भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं बेटे, उनमें आपने रीज़न भी देना होता है कि ऐसा क्यों है। ये तो आपने बता दिया कि इट इज़ एक्सेलरेटेड, लेकिन क्यों, ये वजह आपने रीज़न जो है वो यहाँ पे लाजमी मेंशन करना होता है। विदाउट रीज़न आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलते इस क्वेश्चन के, इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। आप सिंपली बताओगे कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है, इसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, क्योंकि वो एक कर्व पाथ में सैटेलाइट जो है वो रोटेट कर रहा होता है ना, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। इस कंटिन्यूस चेंज की वजह से जो डायरेक्शन में आता है, वेलोसिटी जो है वो भी बेटे चेंज हो रही होती है। क्या हो रही होती है? वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है, और एनी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। सैटेलाइट जो है इट इज़ ऑलवेज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कास्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यही सारा कुछ आप इसके आंसर में राइट करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.6 व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज अ यूनिट टू डिग्री। ठीक है, रेडियन के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज, कि रेडियन को जो एडवांटेज है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं एज ए यूनिट टू डिग्री, यानी कि डिग्री और रेडियस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेडियन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डिग्री। वाई? इसका आप रीज़न बताओगे। रेडियन को हम चूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपल यहाँ पे बताएंगे एंगल को मेजर करने के लिए, और इंस्टेड ऑफ डिग्री, यही आपसे पूछा ना, इंस्टेड ऑफ डिग्री हम इसको यूज करते हैं फॉर मेजरिंग एंगल बिकॉज इट मेक्स मैथ्स एंड साइंस कैलकुलेशन सिंपलर एंड मोर नेचुरल। ये मेन पॉइंट है जो आप यहाँ पे राइट करेंगे कि इसकी वजह से कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाती है और ज़्यादा नेचुरल कैलकुलेशन हमारे पास आती है। फार्मूलाज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, जैसे कि साइन थीटा है या कोसाइन है बेटे, ये परफेक्टली वर्क करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा कन्वर्जन नंबर। इसके अलावा एंगल जब हम रेडियंस में मेजर करेंगे तो बहुत सारी इक्वेशन जो फिजिक्स की हैं उसमें भी हम रेडियन ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और 2-3 हैं, मैं आपको भी राइट कर देती हूँ। ठीक है, और जितने भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो तमाम के तमाम सेम मेजरमेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं विदाउट कन्फ्यूजन जब वो रेडियन का जो है बेटे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप 1-2 पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं कि जो 1 रेडियन है डेट इज इक्वल द एंगल मेड व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द सर्कल रेडियस। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन है, ये हमने पहले ही पढ़ी हुई है। सिंपल आप यहाँ पे ये राइट करेंगे, और ये डायरेक्ट कनेक्शन है। इसकी वजह से सर्कल के साथ या रोटेशन के साथ जो है वर्किंग ईजी हो जाती है, और फिजिक्स और मैथ्स में हम लोग रेडियन ही को यूज़ करते हैं, और फिजिक्स में भी मैथ्स में भी। और यहाँ पे 2-3 जो हैं
फार्मूलाज हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे बेटे साइन है, ठीक है, और कोसाइन, ठीक है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियन ही का जिक्र करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशन है, जैसे S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आर, ये वाला फार्मूला, और लास्ट में एक्सेलरेशन यानी कि A इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये तीन ऐसे फार्मूलाज हैं फिजिक्स में, तीन इस तरह की कैलकुलेशंस हैं जिनमें हम लोग रेडियंस को जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट इक्वेशन कल मैंने आपको बताई थी ना, T इज इक्वल्स टू 2πL/g, यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियन ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे रेडियन को डिफाइन करना है, 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो राइट करोगे, और इसके अलावा ये मैथ्स में एग्जाम्पल दे दोगे, और ये नीचे वाली चारों एग्जाम्पल आप लोग फिजिक्स में दे दोगे कि वाई वी यूज़ रेडियंस, और रेडियंस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसका भी थोड़ा सारा आपने यहाँ पे हवाला दे देना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे, 3.7 की तरफ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन। यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी ओवर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो ज़ीरो होगी। क्या होगी, ज़ीरो होगी। उन्होंने पूछा था ना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप बताओगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटे एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, और एवरेज एक्सेलरेशन इज़ आल्सो ज़ीरो। ये देखिए ना, गौर करें यहाँ पे क्या पूछा है कि जब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन कितनी होती है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि किसी भी सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन इज आल्सो ज़ीरो। दोनों चीज़ें हमारे पास क्या आएंगी, ज़ीरो ही वैल्यू आएंगी। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग एज इट इज़ इसको राइट करोगे जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा, VAV यानी कि एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी की आपने डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इन फुल रेवोल्यूशन। मैं आपको ज़रा अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इन वन रेवोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन वन रेवोल्यूशन। तो इन वन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न करता है टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो बाय टी, किसी भी चीज़ को जब ज़ीरो से डिवाइड करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आता है ना। और यही चीज़ हमने अभी बताई थी कि जो एवरेज वेलोसिटी है इन वन रेवोल्यूशन वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी वो मैंने आपको यहाँ पे राइट कर दिया, यही आपने इसके आंसर में मेंशन करना है। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या पूछी थी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप बताएंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन इज आल्सो ज़ीरो। एवरेज एक्सेलरेशन भी ज़ीरो ही होगी। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय अ बॉडी। कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन VA, ठीक है, VA का मतलब AV, सॉरी क्या किया, AV, ये भी AV है, उल्टा क्यों लिख रही हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन है ना, आपने एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करनी है, और उसी को आपने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देनी है। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है तो स्पीड जो है बेटे वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। जब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में रहती हैं, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने पहले भी कहा था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, डिवाइडेड बाय टी करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। और यही चीज़ हमने पहले भी मेंशन की थी कि जब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है इट इज़ आल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो।
तो आप पहले वो बता देंगे कि एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी बेटे, एवरेज एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। फिर आपने एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी मैथमेटिकल टर्म, और ये राइट कर देना है। इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन की भी आप डेफिनेशन यहाँ पे राइट करोगे और उसकी भी इस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के तो उसको भी आपने प्रूव कर देना है कि ये ज़ीरो के इक्वल होगी। इज़ दैट क्लियर? और यही बस आपने यहाँ पे बताना है। इसके अलावा बेटे आप बता सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो हमेशा प्रेजेंट होती है ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन। आपको पता है ना, जब भी कोई सर्कल है बेटे, कोई भी सर्कुलर पाथ होता है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक जैसी उसकी एवरेज रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर टाइम क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे ही है ना, जब कोई रिवॉल्विंग हो रही है, इधर डायरेक्शन थी फिर इधर होगी, ऐसे डायरेक्शन होगी, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.8। In a rainstorm with strong wind, what determine the best position to hold an umbrella? रेनस्टॉर्म है जहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे, क्या चीज़ डिटरमिन करेगी कि अम्ब्रेला को होल्ड करने की बेस्ट पोजीशन क्या है? कॉमन सा एक सिंपल सा फिनोमेना है, अक्सर आपने नोट किया होगा जब बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ रहा होता है, स्पेशली यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि रेन स्टॉर्म है, बहुत ज़्यादा तूफान है, साथ बारिश भी हो रही है, उस केस में क्या होता है, जब आप अम्ब्रेला पकड़ते हो तो अम्ब्रेला को जब हमने पकड़ा हो तो अम्ब्रेला आपके हाथ से निकलता है, वो उड़ने की कोशिश करता है, हाथ से निकल रहा होता है। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसकी से जब हम अम्ब्रेला होल्ड करेंगे तो वो जो है वो फ्लाई नहीं करेगा, आपके हाथों ही में रहेगा? यानी कि आपने इस क्वेश्चन में बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला जो है बेटे वो बताएंगे। तो सिंपली आप क्या बताओगे कि विंड की जो डायरेक्शन होती है, देखो विंड की डायरेक्शन है हवा की, आप जब खड़े हैं ना बाहर, तो जो लीव्स हिल रहे हैं, जो ट्रीज़ की डायरेक्शन होगी, कोई भी चीज़, पेपर भी फ्लाई कर रहे अगर होंगे तो सारे उस डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। उसी वो डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही होती है, वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि इस हवा की क्या सिमत है आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है विंड की वो डिटरमिन करेगी बेटे बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की जो सिमत है वो डिटरमिन करेगी कि आपने अपने अम्ब्रेला को किस तरह से होल्ड करना है और क्या बेस्ट पोजीशन होगी। अम्ब्रेला जो है डैट मस्ट बी हेल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अपने अम्ब्रेला को होल्ड करोगे। यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, सीरियस मतलब इजीली जो है वर्डिंग्स में मैं आपको समझाती हूँ कि बेटे जब बारिश होती है ना, तो बारिश क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही होती है ना, हॉरिजेंटली तो नहीं होती, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो बारिश की जो है वो डायरेक्शन होती है। और बारिश जो है, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे क्यों गिरते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और मूव हॉरिजेंटली बाय विंड, ठीक है, डाउनवर्ड जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। अगर कोई बारिश करता हॉरिजेंटली मूव कर लिया, इसका मतलब है कि वो हवा की वजह से उस डायरेक्शन में गया है, ठीक है। और इट इज़ रेनिंग विद विंड एंड देन रेन, जो रेन है जब हवा चल रही होती है तो बारिश हमेशा जो है वो मूव करती है, ठीक है, उसके ड्रॉप जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू रेन, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होगा डैट इज कंसेप्ट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो रेन ड्रॉप की है वो क्या होगी, हम दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो बेटे, इधर ज़रा आप नोट करें, ठीक है। ये क्या हो गया आपको पता है, मैं आपको इस तरह से इजी देखो, ये जब रेन होती है तो रेन के ड्रॉप्स डाउनवर्ड आते हैं, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो मैं इस डायरेक्शन में बना रही हूँ ऊपर से नीचे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्टिकली है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। ये हम क्या लिख देते हैं, ये रेन हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या इसकी कर लेंगे, VR सपोज कर लो आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत तेज़ हवा चल रही हो, विंड हो, तब आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल भी हो सकती है रेन के ड्रॉप्स की, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं विंड। यहाँ पे ये हमने लिख लिया। VR का मतलब हो गया, R इंडिकेट कर रहा है बेटे किसको, रेन को, W किसको इंडिकेट कर रहा है, विंड को। इस केस में
हमारा जो एंगल बनेगा बेटे वो कैसा बनेगा, देखो ये क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि ये क्या है हमारा वी आर, ये क्या है हॉरिजेंटल है, इसको हम यूं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो समवट ऐसा बनेगा, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर अपना ड्रॉ किया, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी डब्ल्यू। इज डेट क्लियर? इसका मतलब है आपका जो अम्ब्रेला होल्ड करने की डायरेक्शन होगी वो आपकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए। आपका अम्ब्रेला जो है वो इस डायरेक्शन में आप लोग होल्ड करोगे, सपोज दिस इज अम्ब्रेला, ठीक है। तो आपने अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड करना है। अगर आपका हाथ इस तरह है ना तो आप अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे होल्ड करोगे तो अम्ब्रेला जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा और वो हवा के साथ फ्लाई करके कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि ये एंगल होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर भी मैंने लिख दिया, वी रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, वी रेन प्लस वी विंड, ठीक है। यही चीज़ बेटे मैंने अभी एक्सप्लेन की। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ब्रेला को हम होल्ड करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वी हमने जो अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, इसी डायरेक्शन में अपवर्ड हमने अम्ब्रेला को होल्ड करना है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे एट सर्टन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। और यही आपकी जो है वो बेस्ट पोजीशन होगी। इज दैट क्लियर बेटे? आपने इसी तरह से कोशिश करनी है, इसको इसी तरह से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.9 बेटे 3.9 ओपन करो। अ बॉल इज जस्ट स्पोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज whirled इन अ वर्टिकल सर्कल इट ब्रेक्स, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। सिंपल आप इसका बेटे फिनोमेना है कि जब हम बॉल को सपोर्ट करते हैं बाय अ स्प्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, तो ये वेल करेगा इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, और इट ब्रेक्स। आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। आप बताओगे कि बेटे जब रेस्ट पोजीशन पे होता है, एट रेस्ट स्ट्रिंग जो है वो बॉल के वेट को सपोर्ट करती है, लेकिन मैंने क्या कहा, एट रेस्ट, जब रेस्ट पोजीशन होगी तो स्ट्रिंग जो है वो आपके बॉल के वेट को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब सर्कुलर मोशन होती है तो टेंशन इंक्रीज हो जाती है एट द लोएस्ट पॉइंट ड्यू टू एडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल मैंने आपको फिनोमेना बता दिया, इसी को आगे आपने डिटेल से क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटे जब बॉल एट रेस्ट है, ठीक है, हमने उसको स्ट्रिंग से लगा दिया, तो स्ट्रिंग जो है उसको सिर्फ और सिर्फ ओनली इट नीड्स टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉल, उसे और तो कोई काम नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, बॉल के वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। लेकिन जब बॉल को हम घुमाते हैं इन वर्टिकल सर्कल तो क्या होता है कि बेटे यहाँ पे क्या चीज़ एक्सपीरियंस होगी, आपको पता है जब भी वो रिवॉल्व करेगा सर्कल पे तो वहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट होगी, वहाँ पे हमारे पास क्रिएट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या क्रिएट होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी कि उसको सर्कुलर मोशन में जो है वो स्टे करवाएगी। अब ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुई है, इस फोर्स की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। आपको पता है टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू एम जी। और इस यहाँ पे क्या होता है कि टेंशन जो है वो ओवरकम करती है वेट ऑफ द बॉल को, और ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, दिस इज ड्यू टू टेंशन। अब क्या होता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है टेंशन जो की वजह से ना, ये क्या होगा कि टेंशन ओवरकम कर लेगी बॉल के वेट को और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से बॉल का वो इस फोर्स को ज़्यादा कर देती है एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ द बॉल, यानी कि जो बॉल का वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि टेंशन एक्सीड करेगी और जो स्ट्रिंग है आपका वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे
कि टेंशन इंक्रीजेज द लोएस्ट पॉइंट ड्यू टू एडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की एडिंग की वजह से, उसकी एडिशन की वजह से टेंशन इंक्रीज हो जाती है और वही काज करती है इसको कि वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने यही मेंशन करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको दो डिफरेंट केसेस दिए हैं और आपने बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किस तरह से सप्लाई की जाती है। ए एंड बी पार्ट, दो पार्ट है हमारे पास। पहला है अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। नंबर 2 है अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। दो डिफरेंट चीज़ है। पहली बात हम करेंगे सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में बेटे किस तरह से सप्लाई की जाएगी। जब कोई सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सप्लाई की जाती है बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। किसके ज़रिए सप्लाई की जाएगी, आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल आपने लिखना है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ के ज़मीन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करती है एज इनवर्ड फोर्स और सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो बेटे मूव करता रहता है। विदाउट ग्रेविटी जो है, अगर ग्रेविटी ना हो तो सैटेलाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। यानी कि आप सिंपल यहाँ पे बताओगे कि कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटिंग करता है बेटे, दैट इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है इनवर्ट फोर्स के तौर पर और इसकी वजह से यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो सैटेलाइट है बेटे वो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। अगर ग्रेविटी ना हो या ग्रेविटी जो है वो एब्सेंट हो तो सैटेलाइट जो है वो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्लियर। इसके बाद आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो इक्वेशन फॉर्मूला लिख देना है, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गई। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट, अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। जब कोई भी कार जो है रोड के लेवल पे एक टर्न लेती है देन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये भी आप मेंशन करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। फ्रिक्शन की वजह से होता है। कौन सी फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो कार के टायर्स और रोड के दरमियान में होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सप्लाई की जाती है। इज दैट क्लियर। किस तरह सप्लाई की जाती है बेटे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या यहाँ पे आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रिवेंट करती है कार को कि वो स्लिप ना हो और उसको इनवर्ट फोर्स जो है वो देती है। फ्रिक्शन जो है अगर जो है कम होगी ना तो कार जो है वो आउटवर्ड स्किड करेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो हम क्या करेंगे, Fc इज इक्वल्स टू USN। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने इसमें राइट करना है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे ये जो मैंने ये लिखा है ना US, इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या चीज़ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। ये जो मैंने N यहाँ पे राइट किया, दिस इज नॉर्मल फोर्स। ये क्या चीज़ है, नॉर्मल फोर्स है। ठीक है। और ये क्या है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप यहाँ पे सिंपल बेटे क्या बता दोगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सप्लाई होती है बाय द फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर्स एंड रोड। ठीक है, उसी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है जिस तरह से मैंने आपको सारा समझाया। क्लियर हो गया। हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस का क्या मतलब है, यानी कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें आपने डिटेल आंसर देना होता है और कोशिश करनी होती है कि आप बेटे आपका जो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर का पैटर्न, पेपर की स्कीम एंड हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर सारा कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बेटे अपना करना है तो कोशिश करनी है लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो। आपने उसको हेडिंग्स दे के लिखना है। पहले आपने क्या लिख लेनी, डेफिनेशन की हेडिंग लिखो, फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखो। अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दो, अगर उसके अंदर यूजेस आते हैं तो यूजेस की हेडिंग दो। डायग्राम अगर बनती है तो डायग्राम बेटे आप बनाएं। यानी कि आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए, तो ही आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं।
फुल चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ा। ये तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन बेटे आपकी चैप्टर ही में से आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं, इनको आपने इनका आंसर सारा चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। ये आप खुद करो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा देन आप मुझे बताओ। और वैसे तो ईजिली आपको आपके चैप्टर में सबके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हर एक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, डेली एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके चैप्टर में से दिए गए हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चन आपको पीछे से मिल जाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको फाइंड आउट करने में देन आप मुझे बताएं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इंशाल्लाह मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगी। डैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपके पेपर में लाजमी आते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ बेटे, आपने कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो एटलीस्ट आप गिवन ज़रूर लिखाना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, डाटा क्या है, और उसका फार्मूला जो है वो लाजमी आप लिखाना। कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएंगे, ना होने से बेहतर है कि अगर 3 नंबर का है या 4 नंबर का है तो बेटे 1 या 2 मार्क्स तो आपका आ जाए। छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ लिख के आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पे शुरू करते हैं 3.1। पहले 3.1 में आपको करवाती हूँ। A laser beam is directed from the earth to the moon. The beam spread over the diameter of 2.50 meter at the moon surface. What is divergence angle at the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 into 10 ratio power 8 मीटर। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ बीम यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। डायमीटर ऑफ बीम क्या होती है बेटे, लेंथ ऑफ द आर्क होती है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि कैपिटल एस हमें गिवन है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ यानी कि स्मॉल आर हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है डाइवर्जेंस एंगल यानी कि थीटा जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवाती हूँ बेटे, मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को नोट करते जाएं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ 3.1, ठीक है। 3.1 का हम सोल्यूशन करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बीम, बीम BEAM बीम यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं उसको, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है बेटे, ये होती है एस के इक्वल। और एस कितना दिया हमें, 2.50 मीटर दिया हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ स्मॉल आर कितना है दिया हमें, 3.8 इंटू 10 रेशो पावर 8 मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है बुक में। उसके बाद आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड डाइवर्जेंस एंगल यानी कि थीटा आप लोग यहाँ पे फाइंड करोगे। डाइवर्जेंस VERGENCE डाइवर्जेंस एंगल हम फाइंड करेंगे यानी कि थीटा आप लोग फाइंड करोगे। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या होगा, S = R इंटू थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, थीटा, इसको हम इधर ले आते हैं, S इसकी जगह पे आ जाएगा और R इसके साथ था ना, यहाँ पे R मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हम। S की वैल्यू क्या है, 2.50 वैल्यू है ना हमें दी हुई, और R की वैल्यू क्या दी है हमें, R की वैल्यू हमें दी हुई है 3.8 इंटू 10 रेशो पावर 8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.6 इंटू 10 रेशो पावर -19। और थीटा था, एंगल का हम अभी एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था कि बेस्ट यूनिट जो थीटा का यानी कि एंगल का हम यूज़ करते हैं डैट इज़ रेडियन। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, रेडियन, RAD, रेडियन आप यूज़ करोगे। और एंड पे बेटे आपने अपना रिजल्ट पे लिखना होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ अ लेज़र बीम इज़ 6.6 इंटू 10 रेशो पावर -19। क्लियर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।
समझ आ गई बेटे। तो आज यहीं पे बेटे अपना लेक्चर मैं ख़त्म करूँगी। हमने आज क्या किया, हमने अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सारे के सारे आपके चैप्टर में आपको गिवन है, वहीं से आप लोग प्रिपेयर करोगे। और इसके बाद हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जस्ट मैंने आज आपको एक ही न्यूमेरिकल करवाया, डैट इज़ 3.1। ठीक है, इंशाल्लाह जो बाकी हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।